आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उगते सूरज को सलाम किया जाता है सियासत, सत्ता और पूरे आप कह सकते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में वही हो रहा है। पटाखे बीजेपी दफ्तर के बाहर फूट रहे हैं, लेकिन एक अलग किस्म के पटाखे अन्य पार्टियों में भी फूट रहे हैं। स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि 40 में ही कांग्रेस एनसीपी 40-40 के आसपास में सिमट गई। अब एनसीपी ने खुला ऑफर दे दिया है, हम बीजेपी को बाहर से समर्थन देंगे। प्रफुल्ल पटेल, कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने यह बयान दिया है। यानी शरद पवार के घर में मीटिंग होने के बाद ये बयान आना साफ कहता है कि पार्टी ये मन बना चुकी है कि अपने 42 विधायकों के साथ वो 120 बीजेपी के जोड़ दे, बाहर से समर्थन दे और एनसीपी से कोई मतभेद नहीं है। ये फडणवीस ने उसके बाद कह दिया है। फडणवीस का ये कहना यानी दरवाजे दोनों ही तरफ से खुले रख रहे हैं। अब महाराष्ट्र में जो बीजेपी है उसकी इक्वेशन को भी आपको समझना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे शख्स हैं, इस बीच प्रफुल्ल पटेल की जो उन्होंने ये ऑफर की बात की है वो बात सामने आ गई है। आइए आपको जरा सुनाते हैं। बार बार बात वहीं पर जाकर अटक जा रही है, लेकिन इसी के आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हित में, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के हित में अगर ये है तो एनसीपी बाहर से समर्थन देने को तैयार है बीजेपी को, ताकि उनकी सरकार बन जाए। देवेंद्र फडणवीस शिवसेना से बड़े अच्छे रिश्ते नहीं है ना इनके ना गडकरी साहब के। अब ये दोनों भी एनसीपी की तरफ झुक सकते हैं, कह रहे हैं कोई मतभेद नहीं है एनसीपी के साथ। सुनिए देवेंद्र फडणवीस। देखिए, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं जनता का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इतना इस समय कह सकता हूं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बीजेपी का बनेगा और बाकी सारी चीजें कौन साथ में होगा नहीं होगा इसका फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, हमसे विचार विमर्श करके करेगा। जिस तरीके से बयान दिया है शरद पवार जी ने भी एनसीपी ने जो बयान दिया है उसको किस तरीके से देखिए, अभी ये बयान आया है, इस पर हम विचार करेंगे। जो बयान है वो किस मंशा से दिया है, क्या है उसके पीछे, किस प्रकार से वो क्या चाहते हैं, कौन सी शर्तें या नहीं है, ये सारी चीजों का विचार हम लोग करेंगे और किसके साथ जाना चाहिए, महाराष्ट्र के हित का क्या है, फैसला महाराष्ट्र के हित को आगे रखकर ही किया जाएगा। कोई मतभेद नहीं है आपके? देखिए, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारे कोई मतभेद नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है देवेंद्र जी कि अगर दोनों शिवसेना या एनसीपी से भी बात न बने तो क्या अल्पमत में रहते हुए सरकार का गवर्नर से बात की जा सकती है इस मामले में? देखिए, अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी 2-3 घंटे में सारी चीजें साफ होगी और चीजें साफ होने के बाद आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। कोई मतभेद नहीं है ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। वो भूल गए हैं नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा था। नरेंद्र मोदी ने बीड़ में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई गुण नहीं है शरद पवार में, नेचुरल करप्ट पार्टी एनसीपी का ये फुल फॉर्म बताया था नरेंद्र मोदी ने। लेकिन ये सब देवेंद्र फडणवीस आज भूल जाना चाहते हैं, उनको ज्यादा सूट करेगा। एनसीपी अगर बाहर से समर्थन दे तो आपको कोई सौदेबाजी नहीं करनी पड़ेगी, कोई शिवसेना की तरफ से डेप्यूटी सीएम का डिमांड नहीं होगा, रास्ता आसान होगा। पूरा खेल कम से कम शिवसेना की तरफ से बिगाड़ सकते हैं अब प्रफुल्ल पटेल। जी हाँ, एनसीपी की तरफ से जो बात कही गई है, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे अभी सबके सामने आए हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र की जनता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता ने हमारे पार्टी को, हमारे उम्मीदवारों को अच्छा प्रतिसाद दिया। हर हमेशा 16% वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले कई चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने दिया। इस बार बल्कि बढ़ाकर 17% हमको वोट महाराष्ट्र में मिला है। महाराष्ट्र की जो अभी वर्तमान परिस्थिति चुनाव के बाद जो नजर आ रही है, किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और जितने भी और पर्याय जो नजर आ रहे हैं उनमें भी किसी भी एक कॉम्बिनेशन से स्थिर सरकार महाराष्ट्र में दे सके ऐसी स्थिति निर्माण नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। उनका बहुमत नहीं भी है, लेकिन बहुमत के नजदीक आने की स्थिति केवल भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, प्रगतिशील सरकार मिले और केंद्र के साथ जिस सरकार का एक संबंध
बना रहे। इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे और ये फैसला हमारे पार्टी की ओर से आज हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करके हमने लिया है। शीर्ष नेतृत्व यानी शरद पवार। जरा आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। अब से ठीक 6 दिन पहले नरेंद्र मोदी पंढरपुर में गए थे। पंढरपुर में उन्होंने कहा था, ये एनसीपी का नया फुल फॉर्म दिया था, नेचुरली करप्ट पार्टी। कहा था राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी है एनसीपी। अब देखिए राजनीति सत्ता सियासत क्या ना होता है, यहाँ पर खुला ऑफर एनसीपी की तरफ से आ गया है। साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, मतलब एकदम ओपन एंडेड ऑफर, क्या पहले से कुछ बातचीत चल रही थी और अब एकदम साफ कह रहे हैं बाहर से समर्थन देने को तैयार है? इससे अच्छा वॉक थ्रू केक वॉक एक तरह से बीजेपी के लिए नहीं हो सकता? शिवसेना के साथ वाली माथापच्ची नहीं होगी? ये तो बिल्कुल अचानक कोई बात नहीं है। हमने आज सुबह ही खबर चलाई थी कि बीजेपी के नेताओं की एनसीपी से बातचीत चल रही है और स्टेट यूनिट ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि उनको लगता है कि महाराष्ट्र में पिछले 15 साल बीजेपी के नेता एनसीपी के नेताओं के खिलाफ बात करते रहे, लेकिन अब अचानक जाकर उनको बाहर से समर्थन देना ये तो उनको मुश्किल लग रहा था। लेकिन आज सुबह से ही उनकी बातचीत शुरू हो गई थी एक तरीके से, और जो वो एनसीपी के नेताओं की उसमें कई लोगों ने आपत्ति जताई, हम लोग उनके साथ जाकर नहीं कर सकते। साहिल, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। साहिल, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं हो पा रही है। जैसे आप स्थिर होते हैं एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। यानी ऐसी बातचीत तो आ ही रही थी, बीते कई दिनों से आ रही थी, बल्कि जब वोटिंग नहीं हुई थी उस वक्त से आ रही थी कि क्या शरद पवार बातचीत कर रहे हैं, गडकरी साहब से मुलाकात हुई है, कई ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स की बात हुई है। लेकिन इस तरह का आसान ऑफर लेकर एनसीपी आएगी, इसका अंदाजा शायद लोगों को नहीं था, क्योंकि ये तो बड़ा ही आसान ऑफर है। शिवसेना अगर उसके साथ गठबंधन करते हैं तो पहले तो संजय राउत ने मुख्यमंत्री की बात अटका दी है, डेप्यूटी सीएम की मांग कर सकते हैं, कितने मंत्रालय चाहिए इस पर सौदेबाजी होगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी तस्वीर, अगर एनसीपी का ये ऑफर स्टैंड करता है और बीजेपी स्वीकार लेती है तो बहुत ही आसान उसका सत्ता तक का सफर हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं, तस्वीरें तमाम आ रही हैं और भी कुछ तमाम खबरें इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की वहां पर बन सकती है सरकार। लेकिन जरा आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीर महाराष्ट्र की इस वक्त क्या उभर कर आ रही है। एनसीपी का पूरा नाम क्या है मालूम है? नेचुरली करप्ट पार्टी। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है। और भाषा कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब महाराष्ट्र की घड़ी की सुई अटक गई है भाइयों। 10 साल हो गए। ये एनसीपी की घड़ी में कितने बजे हैं भाई? कितने बजे हैं? 10 और 10। जिस दिन जन्म हुआ ना तब भी 10 और 10 ही था, आज भी 10 और 10 है। ये 10 और 10 का मतलब मालूम है? 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार। तो नरेंद्र मोदी एक वक्त पर किस किस तरीके से, किस अंदाज में शिवसेना पर प्रहार, किस तरह से एनसीपी पर प्रहार। हालांकि शिवसेना के बारे में एक बात नरेंद्र मोदी ने कही थी और वो ये कहा था कि मैं बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे इस वजह से नहीं रुके। अब ये तस्वीरें जश्न की देख लीजिए। किरीट सोमैया साहब अभी आपको बॉलीवुड अंदाज में ठुमके लगाते दिखेंगे। आज बड़ा दिन, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना रहेगा और समझना रहेगा कि महाराष्ट्र हो या हो हरियाणा, किसी एक चेहरे के साथ कि ये मुख्यमंत्री होगा या इनके लिए वोट दीजिए, इन पर भरोसा दीजिए, नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी का चेहरा था, तो ये एक बड़ी चीज़। हालांकि किरीट सोमैया कई सारे भ्रष्टाचार के ऐसे मामले अजीत पवार से लेकर जो अभी की कांग्रेस एनसीपी सरकार थी इससे पहले की, उस पर उजागर करते रहे हैं। उस नजरिए से एक बड़ा योगदान इनका है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस वो महत्वपूर्ण चेहरा है जिन्हें मुख्यमंत्री का एक प्रबल दावेदार माना जा रहा था।
और अच्छी दिवाली मनेगी। 25 सालों से किसी पार्टी ने महाराष्ट्र में 100 का आंकड़ा नहीं छुआ था। सेंचुरी से बहुत ऊपर, अभी तक के रुझान बता रहे हैं 122 के आसपास बीजेपी पहुंचती दिखाई दे रही। लेकिन बहुत दिलचस्प है, एक वक्त पर जिसे मार्गदर्शक बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लाल कृष्ण आडवाणी आज सामने आए, लेकिन एक बार फिर से ये जो अभी हाल में 25 साल पुराना गठबंधन टूटा था उस पर फिर बोल गए कि गठबंधन होना चाहिए, तू मैं किसी भी हाल में नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं आडवाणी। मैं तो चाहूंगा कि सरकार बने और बीजेपी और शिवसेना की मिलकर के बनती, तो मैं शुरू से लेकर के मैंने कहा भी था कि ये टूटना नहीं चाहिए था, इतने सालों का पुराना संबंध बने रहना चाहिए था, वो मैंने कहा भी था। लेकिन जो भी हुआ उसके बावजूद भी जो परिणाम आए हैं उन परिणामों से मुझे संतोष है। मध्यस्थता का दौर बनेगा दोबारा बीजेपी और शिवसेना का दोबारा, क्या आप इसमें इंटरव्यू करेंगे? मुझे कहेंगे मेरी पार्टी के लोग और शिवसेना के लोग, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में पुराना संबंध फिर से कायम हो जाए तो अच्छा हो। पुराना रिश्ता फिर से कायम हो जाए, ये वकालत कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच अलग है। एक तरह से दांव उन्होंने महाराष्ट्र में खेला था, अलग हुए, सभी पार्टियां सामने खड़ी और एक तरफ नरेंद्र मोदी, और ऐसी ही जंग उनकी हरियाणा में भी, महाराष्ट्र दोनों जगह पर हुई और डबल धमाका हम इसे कह रहे हैं आज तक पर, क्योंकि ठीक है दिवाली मनेगी, कम से कम हरियाणा में तो स्पष्ट सरकार बनती दिख रही है तक पर। और आपका फैसला ये कहता है कि जहां हरियाणा में स्पष्ट रूप से बीजेपी की बन रही है सरकार, वहीं पर महाराष्ट्र में जरा सा पेच फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी 25 साल के इतिहास में महाराष्ट्र में किसी ने सेंचुरी नहीं मारी थी, मारी तो भारतीय जनता पार्टी ने। लगभग 23 रैलियां, कुल 33 रैलियां 13 दिन में नरेंद्र मोदी ने की थी। 23 रैलियां उनमें से महाराष्ट्र में की थी 13 दिन के अंदर यूएस से लौटने के बाद। उसी का असर कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में। देखिए ये रिपोर्ट। रुझानों में बड़ी पार्टी बनने का सिग्नल मिलते ही महाराष्ट्र बीजेपी में जीत का जश्न शुरू हो गया। दफ्तर में चहल पहल तेज हो गई, कार्यकर्ता झूमने लगे, नेताओं के चेहरे पर खुशियां झलकने लगी। 25 साल बाद यह मौका मिला है जब महाराष्ट्र में किसी पार्टी ने सेंचुरी जड़ा है। इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी कभी भी 70 का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाई। 1990 42 सीटें, 1995 65 सीटें, 1999 56 सीटें, 2004 54 सीट, 2009 46 सीट। यही वजह है कि जीत का जश्न भी बड़ा हो गया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक दिवाली से पहले पटाखे फूट रहे हैं। खुशियों की फुलझड़ियां जीत के आसमान पर बिखर रही हैं। आप अभी अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, इस विश्वास के साथ बैठे हैं। पूरे रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति बनी तो देखिए, ऐसी स्थिति बनने तो दीजिए। देखिए, हमने पहले ही ये कह दिया है कि सेना कोई हमारी राजनीतिक विरोधी नहीं है। कांग्रेस एनसीपी हमारा राजनीतिक विरोधी है, लेकिन किसके साथ जाना नहीं जाना ये तो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और मुझे लगता नहीं है कि आवश्यकता पड़ेगी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। 25 साल बाद एक बार फिर सत्ता का स्वाद मिलने जा रहा है, लिहाजा बीजेपी अब सरकार बनाने के लिए गुणा भाग करने में जुट गई है। ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है, और ये कोई मोदी जी के लिए ये वोट नहीं था, लेकिन लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व पर आस्था दोबारा जताई और ये कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे अच्छा सरकार देश में चल रही है, वैसे ही बीजेपी को दोनों जगह देना चाहिए। यही जनता का आदेश है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है। गठबंधन टूटने से पहले शिवसेना जितनी सीटें बीजेपी को दे रही थी, करीब करीब उतनी ही सीटें बीजेपी के खाते में आते दिख रही हैं। वैसे में शिवसेना को अपने फैसले पर मलाल जरूर हो रहा होगा, लेकिन मौजूदा हालात में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी शिवसेना के साथ एक बार फिर गठबंधन बनाने पर काम कर रही है।
महाराष्ट्र में बीजेपी का सफर 1985 में महज 16 सीटों से शुरू हुआ था और देखते देखते पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की जड़ें मजबूत होती चली गई। 1991 में शिवसेना के साथ बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन बाद में सत्ता नसीब नहीं हुई। शिवसेना के साथ विपक्ष में ही बैठना पड़ा। लेकिन इस बार जब अपने दम पर महाराष्ट्र के महासमर में बीजेपी उतरी तो मोदी लहर के सहारे सत्ता तक पहुंच गई। महाराष्ट्र की सियासत में 25 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। रिकॉर्ड तो टूटा, लेकिन रिकॉर्ड टूटने के साथ बहुमत नहीं मिला, तो कम से कम ये परेशानी रहेगी किसके साथ बनेगी सरकार। लेकिन अगर एनसीपी का वो ऑफर जिसमें वो कह रहे हैं हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं, मान लेती है बीजेपी, यानी बन जाएगी बीजेपी एनसीपी की सरकार, फिर उद्धव ठाकरे का क्या होगा? उद्धव ठाकरे ने जो कहा था और एक तरह से दावा किया था कि महाराष्ट्र की जनता उनका साथ देगी और कोई लहर नहीं है, ये जो लोकसभा में स्पष्ट बहुमत की बात आप कर रहे थे वो आपको मिला तो हमारे बूते मिला, वो सब एक तरह से बह जाएगा उस मोदी लहर में। यानी मुंबई से कम समुद्र की लहरें जरूर टकराती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर कायम है। एक बड़े पैमाने पे ये कहा जा सकता है 122 तक पार्टी का पहुंचना एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। लगभग 25 वर्षों में किसी पार्टी ने ऐसा परफॉर्मेंस वहां पर नहीं किया है अपने बलबूते। और यहां पर तो दांव खेला था नरेंद्र मोदी ने, गठबंधन को तोड़ दिया था और ये कहा था कि जनता ने जो भरोसा लोकसभा में मुझ पर दिखाया वही दिखाइए, स्पष्ट बहुमत दीजिए, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। यानी महाराष्ट्र की जनता को अपने काम का एक तरह से हवाला दिया था। लेकिन एक और शख्स है जिसकी नींद बिल्कुल ही उड़ी होगी, वोटिंग के पहले से उड़ी हुई थी, लेकिन वोटिंग के एक दिन पहले अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मांगी थी जब भ्रष्टाचार को उन्होंने स्वीकार कर लिया था अपनी पार्टी के अंदर। पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान जी है। सर, ये जीत आप किसके नाम पे लिखेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया है और जो कराड़ दक्षिण जो चुनाव क्षेत्र है पिछले 7-8 बारी से कांग्रेस के पीछे है, तो कांग्रेस की विचारधारा का गढ़ है ये। और जो काम हमने पिछले 2-3 साल में किया है, विकास काम जो किए, उसके कारण ये जीत हुई है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो कांग्रेस की जो आप विकास की बात कर रहे थे, कांग्रेस की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। बीजेपी अपनी सरकार बनने के लिए पूरी तैयार है। आप मानते हैं आप स्टेट में फेल हो गए, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में पास हुए? नहीं, जब मैंने जो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उसकी जिम्मेदारी मैंने पूरी स्वीकार की है। अभी मैंने मीडिया से बात की थी तो राज्य की जो कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस है बहुत निराशाजनक रही है, उसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। जिम्मेदारी एक होती है सर, पर किस कारण से हुई है ये पूरी जो आपकी जो लॉस हुई है, उसका विश्लेषण हम करेंगे। तो रंग अबीर जरूर मला हुआ है पूरे चेहरे पर और बदन पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी तरह से आप कह सकते हैं एक लंबे वक्त से, दशकों से महाराष्ट्र पर एक तरह से कब्जा रहा है कांग्रेस का। 2 बड़े राज्य आप देखें तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश यही उसके पास बचे थे, उसमें से भी महाराष्ट्र का निकल जाना ये साफ बताता है कि बहुत बड़ी नाकामी है ये। लेकिन इस बीच जरा ये आपको तस्वीर दिखाते हैं महाराष्ट्र की, भगवा रंग कहाँ पर हावी दिखाई दे रहा है और कहाँ पर, ये देखिए पहले उससे जो सीटें हैं, किसकी कितनी सीटें हैं आपके सामने हमने लिख दिया है। 122 बीजेपी, 61 शिवसेना, डबल से ज्यादा आगे है, बल्कि सीधे डबल है। 44 पर यहाँ तीसरे पर कांग्रेस और एनसीपी 41 पर। एमएनएस 2 राज ठाकरे के लिए ये वक्त है ये समझने का कि उनकी सियासत जो वो कर रहे थे वो कितनी छोटी और कितनी आप कह सकते हैं लघुकामी साबित हुई है। ये देखिए उत्तर महाराष्ट्र में अब हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर महाराष्ट्र में 10 का फायदा बीजेपी को हुआ है, 15 पर वो पहुंच गई है, 5 थी पहले। यहाँ पर 0 से 7 का फायदा हालांकि शिवसेना को भी हुआ है, 1 का फायदा कांग्रेस को, माफ कीजिएगा शिवसेना को फायदा वहां पर नहीं हुआ है, 7 के 7 पर वो बरकरार है। नीचे हम फायदा या नुकसान आपको दिखा रहे हैं। इधर एनसीपी को -4 यानी यहां पर 4 का नुकसान हुआ है, 9 से वो 5 पर पहुंच गए।
विदर्भ, महाराष्ट्र, तमाम अलग अलग जगहों की भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच राज ठाकरे को भी जरा याद कर लीजिए। राज ठाकरे को याद करना बहुत जरूर है आज के दिन में, क्योंकि जिस तरह की तोड़ने की, नफरत की राजनीति वो कर रहे थे महाराष्ट्र में, उसको जनता ने नकार दिया है। वोटर की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें काम चाहिए, उन्हें शायद एक तरह का विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए अपने नेता में, और चाहिए सकारात्मक राजनीति।